हेलो, मेरा नाम डॉक्टर चेतन पटेल है और हम जैसे अस्थमा के बारे में कुछ-कुछ अलग-अलग टॉपिक्स पे डिस्कस कर रहे हैं। तो हम आज बात करने वाले हैं पीडियाट्रिक अस्थमा यानी कि चाइल्डहुड अस्थमा। नॉर्मली जैसे अगर आप देखें तो बहुत सालों से अगर आप एक लास्ट 10 टू 15 ईयर से देखें तो जैसे इन्फेक्शियस डिजीज़ जैसे कि मलेरिया है, टाइफॉइड है, फिर डायरियाज़ है, ये सारे बहुत कम हो रहे हैं। लेकिन बच्चों में जो कुछ एलर्जिक इश्यूज़ है, जैसे कि सर्दी होना, खाँसी होना, ये कुछ बढ़ते हुए जा रहे हैं। जिसमें कई बार ऐसा होता है कि कन्फ्यूज़न हो जाता है कि ये कुछ अस्थमा के लक्षण है या फिर कोई दूसरी बीमारी के लक्षण है। तो ऐसी ही कुछ चीज़ों के बारे में बात करने के लिए हमारे साथ है डॉक्टर पुनीत मालविया, जो एक पीडियाट्रिशियन है और वापी में शेल्बी हॉस्पिटल में लास्ट 8 साल से सेवा दे रहे हैं। अगर हम बात करें पीडियाट्रिक अस्थमा तो आप जानते ही हो कि बच्चों के लिए और पेरेंट्स यानी पेरेंट्स के लिए बच्चे जितने इम्पोर्टेंट है वैसे ही बच्चों में जो लक्षण पाए जाते हैं उसे जानना बहुत ज़रूरी रहता है। तो हम बात करेंगे कि ये पीडियाट्रिक अस्थमा है क्या, उसके लक्षण क्या क्या है, उसको कैसे जानेंगे, उसकी ट्रीटमेंट उपचार क्या है और हम इसे प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं। तो डॉक्टर पुनित जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे कि पीडियाट्रिक अस्थमा है या फिर हम चाइल्ड अस्थमा बोलते हैं, यस। उसको आप डिफाइन कैसे करेंगे? बेसिकली अस्थमा क्या है? अस्थमा इज अ क्रोनिक इन्फ्लेमेशन, हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस और एयरवे लिमिटेशन। जो हमारा एयरवे रहता है, सांस नली है, नाक से हम हवा लेते हैं, हवा जैसे अंदर जाती है एयरवे में से, सांस नली में से फिर लंग्स में जाती है। तो अस्थमा में बेसिकली इन्फ्लेमेशन होता है एयरवे और उसके आसपास इन्फ्लेमेशन होता है। फिर एयरवे जो है उसका रिस्पॉन्सिवनेस बढ़ जाता है, वो हाइपर रिस्पॉन्सिव हो जाता है। और एयर फ्लो लिमिटेशन मतलब कि हवा की आवाजाही जो है वो लिमिटेड हो जाती है, जिससे कि सांस में तकलीफ होती है। उसकी वजह से क्या होता है? खांसी होती है, इरिटेशन की वजह से खांसी होती है, बार बार सांस लेने में तकलीफ होती है, चेस्ट में टाइटनेस लगता है, ब्रीदिंग फास्ट होता है, ये सब तकलीफ होती है। वो बेसिकली हम उसे अस्थमा कहते हैं। अस्थमा बोलते हैं। तो इसका ये मतलब यही है कि अगर हम या फिर हमारा बच्चा उसको सांस की जो नली जो नाक से शुरू होकर फेफड़े में जाती है वो ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती है और एग्जैक्टली। सेंसिटिव होने की वजह से उसमें सूजन आ रहा है सूजन आ और जाती वो है, सूजन की वजह से जो सारे लक्षण आ रहे लक्षण हैं आते हैं, उसको फिर आप अस्थमा अस्थमा बोलेंगे। कहते हैं। अब परफेक्ट। ये कुछ चीजें हम दूसरे रोग में भी देखते हैं जैसे सर्दी खांसी रिपीटेडली होना। तो इससे और आप अस्थमा को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? जैसे कि दूसरे इन्फेक्शन रहते हैं, जो इन्फेक्शन रिलेटेड बीमारी रहती है उसमें दूसरे फीचर्स भी रहते हैं, दूसरे सिम्टम्स रहते हैं। जैसे कि कोई इन्फेक्शन है, वायरल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, जो भी है रिलेटेड, तो उसमें एसोसिएटेड फीवर हो सकता है। उसके जो कफ है, कफ की वैरायटी, उसके टाइप है, वो अलग रह सकता है। जैसे अस्थमा में ड्राई कफ ज़्यादा रहता है, कफ का एक पैटर्न रहता है कि नाइट में या फिर अर्ली मॉर्निंग में ज़्यादा होता है, सीजनल वेरिएशन रहता है, एक्सरसाइज से वो प्रेसिपिटेट होता है। जबकि बाकी जो इन्फेक्शन या दूसरी बीमारी में जो कफ होते हैं उसका पैटर्न अलग रहता है, वो प्रोडक्टिव रहते हैं या फिर उनका अलग पैटर्न रह सकता है। ओके, तो जैसे आपने बोला कि अस्थमा एक नॉन इन्फेक्शियस बीमारी है, इन्फ्लेमेटरी है, इसलिए इन्फ्लेमेटरी। एक फीवर ना होना एक इंडिकेशन बड़ा रहेगा बड़ा कि इंडिकेशन ये शायद अस्थमा के लक्षण हो हो सकते हैं। सकते हैं। और कई बार जैसे बच्चे नहीं आते हैं, बहुत ऐसे पानी नाक से आ रहा है, एकदम गला भी गीला गीला रहता है, तो बिल्कुल। ऐसे कोई केसेस रह सकते हैं अस्थमा वाले? देखिए, रनिंग नोज और ये सब है, राइनाइटिस है, फिर अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है, वो अलग प्रॉब्लम है। पर ये मतलब ये प्रॉब्लम भी अस्थमा से रिलेटेड हो सकते हैं, ओके। उससे वो अस्थमा को प्रेसिपिटेट कर सकते हैं। ओके। और कोई एलर्जिक बीमारी है, कोई भी एलर्जी है, जैसे फूड प्रोडक्ट की एलर्जी है या फिर अपना डस्ट है, या कोई भी यानी पेट्स की या किसी भी चीज़ की एलर्जी है, वो अस्थमा के अटैक को प्रेसिपिटेट कर सकते हैं। जैसे कि ये हम जानते हैं कि ये सारे अस्थमा ट्रिगर्स है, तो थोड़ा सा हम इस आप थोड़ा सा हाईलाइट करेंगे अस्थमा ट्रिगर्स के बारे में? डेफिनेटली अस्थमा के ट्रिगर्स के बारे में पेरेंट्स को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे तो कुछ बोल नहीं पाते हैं, तो पेरेंट्स को ही ये सब ध्यान रखना पड़ता है। अस्थमा के बहुत सारे ट्रिगर्स रहते हैं, जैसे कि डस्ट है, स्मोक है, फिर स्ट्रॉन्ग स्मेल है। स्ट्रॉन्ग स्मेल जैसे कि मतलब परफ्यूम है, कोई स्ट्रॉन्ग परफ्यूम है, फिर स्मोक का स्मेल है, फिर कुछ घर में पेंट किया है उसका स्मेल है, कोई भी स्ट्रॉन्ग स्मेल है वो प्रेसिपिटेट कर सकता है।
या फिर पैसिव स्मोकिंग है, तो वो भी अस्थमा का अटैक प्रेसिपिटेट कर सकते हैं। ओके, यानी कि घर में अगर कोई स्मोक कर रहा है या फिर कोई आजू बाजू में स्मोक कर रहा है तो शायद पेरेंट्स को ध्यान देना ज़रूरी है। 100%। प्लस घर में डस्ट है या आजू बाजू में आपके घर के सराउंडिंग में भी अगर डस्टी एनवायरनमेंट रहता है तो ध्यान देना चाहिए। और जैसे कि वेदर चेंजेस पे तो अस्थमा ये थोड़ा बढ़ ही जाता है और बिल्कुल। चीज़ें सिम्टम्स भी आ जाते हैं। आपका कोई कमेंट है यहाँ पे जैसे कि ये प्रिजर्वेटिव वाले फूड पे? 100%। और प्रिजर्वेटिव जो फूड प्रिजर्वेटिव है, जो कलर्स और वो जो एडिटिव्स रहते हैं, उससे भी प्रेसिपिटेट हो सकता है अस्थमा। ओके, तो बच्चों को नॉर्मली पैकेट वाले फूड अवॉइड करने अवॉइड करना चाहिए? चाहिए, 100% अवॉइड करना चाहिए। हेल्दी फूड देना चाहिए, फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, जो भी है हेल्दी फूड देना चाहिए। आउटसाइड प्रोडक्ट फूड ये सब अवॉइड करना अवॉइड चाहिए। करना चाहिए। लेकिन बच्चों के लिए है ना पेरेंट्स की एक जो बेसिक कंप्लेन रहती है कि मेरा बच्चा ये नहीं खाता है, वो नहीं खाता है, ज़्यादा यानी पैकेट वाली चीज़ों की डिमांड रहती है। तो इसका कोई पर्टिकुलर कारण या फिर कोई कनेक्शन आप अस्थमा के साथ देखते हैं? बेसिकली वो जो डिमांड है वो एक हैबिट बन जाता है। वो डेफ़िनेटली वो पैकेज फूड है, वो थोड़ा टेस्टी रहता है, इसलिए बच्चे ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। पर वो लॉन्ग रन में उनके लिए नुकसानकारक ही रहता है, तो ओके, उनको अवॉइड ही करना चाहिए। ओके। यानी जितना हो सके आप प्रिजर्वेटिव वाली चीज़ें जैसे कि पैकेट वाली चीज़ों को आप अवॉइड करके हेल्दी फूड यानी कि फ्रूट्स, ग्रीन वेजिटेबल्स या जो भी अपने घर में बनता है, उसका सेवन करने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कराएँ अपने बच्चों के लिए, जिससे उनकी इम्यूनिटी भी बढ़े और एट द सेम टाइम अस्थमा जैसे जो एलर्जिक और इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर्स है, उसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो बचपन से ही फूड पैटर्न्स डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। इसे आप डायग्नोस कैसे करते हैं? जैसे कि ये सारे कुछ लक्षण के साथ आ रहे हैं पेरेंट्स और कुछ रिपीटेड भी आपके पास ऐसे कंप्लेंट्स आते रहेंगे, तो उसे आप डायग्नोस कैसे करते हैं? अस्थमा का डायग्नोसिस बेसिकली क्लिनिकल डायग्नोसिस है, सिम्पटम्स के बेस पर डायग्नोस कर सकते हो उसको। जैसे कि अस्थमा है वो एक रिवर्सिबल, रिकरेंट और वेरिएबल बीमारी है। ओके, जैसे कि मतलब उससे जो खाँसी होती है, जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि उसकी खाँसी जो है ज़्यादातर नाइट में होती है, ड्राई होती है, अर्ली मॉर्निंग में होती है, सीज़नल वेरिएशन उसका रह सकता है या फिर कुछ चीज़ों से प्रेसिपिटेट हो सकती है। दूसरा ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी, जैसे कि साँस तेज़ी से लेना, रेस्पिरेटरी रेट जिसको बोलते हैं वो ज़्यादा हो जाता है। चेस्ट में टाइटनेस फ़ील होता है, डिस्कम्फर्ट फ़ील होता है और एक व्हीज़िंग साउंड आता है। काफ़ी बार वो बाहर से भी सुनाई देता है साउंड। तो वो ये सब अस्थमा के टिपिकल लक्षण हैं। उससे हम सस्पेक्ट कर सकते हैं कि अस्थमा हो सकता है। दूसरे बीमारी से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट है, लंग फंक्शन टेस्ट है, स्पाइरोमेट्री से वो टेस्ट कर सकते हैं। आप तो करते ही होंगे। तो उसमें क्या है लंग के फंक्शन FEV1, FVC, PEF, पीक एक्सपिरेटरी फ्लो रेट, ये सब टेस्ट करके लंग्स की कैपेसिटी और ये सब कैलकुलेट करके हम कंक्लूजन कर सकते हैं ये अस्थमा है कि नहीं। दूसरे सपोर्टिव टेस्ट भी हम कर सकते हैं, जैसे ब्लड टेस्ट है, एक्सरे है और दूसरे सपोर्टिव टेस्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली ये सब मिला के क्लिनिशियन पहुंच सकता है कंक्लूजन पे कि अस्थमा है कि नहीं है। उसके हिसाब से आगे फिर ट्रीटमेंट कर सकते हैं। बिल्कुल। जैसे कि लंग फंक्शन टेस्ट के बारे में बात कही है, जो डेफ़िनिटली हम एडल्ट्स में तो बहुत यूज़ करते ही हैं। थोड़ा-सा शायद पीडियाट्रिक एज थोड़ा ग्रुप डिफिकल्ट में होता है। इसमें डिफ़िकल्टी भी है और अंडर यूज़ भी है। शायद उसका बिल्कुल, कारण यही है कि बच्चा पीएफटी को कोप अप करना कोप अप थोड़ा करना डिफ़िकल्ट डिफिकल्ट होता है। है, थोड़ा डिफ़िकल्ट टेस्ट है और इसमें आपने अच्छे से यही बताया कि उसमें एक पीएफआर, अगर हुँ। पीएफआर भी करते तो उससे भी एटलीस्ट आइडिया आ क्या सकता अंदर है। चल रहा है और उसकी एक्सपिरेटरी फ्लो कितनी है वो पता हुँ। चल सकती है। चल तो सकता है। एटलीस्ट अगर पीएफटी नहीं तो तो पीएफआर पीएफआर तो कर कर लेना सकते हैं, चाहिए बच्चों का। 100%। इसमें ये एफईएनओ और वो दूसरे भी बहुत टेस्ट आए हैं, पर मेरे ख्याल से बच्चों में इतना यूज़ नहीं यूज़ करते नहीं हैं। है, 100% बेसिकली क्लिनिकल डायग्नोसिस ही मेजर रहता है मेजर क्योंकि रहता है। टेस्ट मेन जो टेस्ट बच्चे नहीं कर पाते। तो क्लिनिकल डायग्नोसिस पे एक डॉक्टर आपके बच्चे का डायग्नोस करेगा कि वेदर उसे अस्थमा है या नहीं है। ये अस्थमा से जो कनेक्शन एक आता है ब्रोंकियोलाइटिस का। यस। तो ब्रोंकियोलाइटिस और अस्थमा में क्या डिफरेंस है सर? ब्रोंकियोलाइटिस के सिम्पटम्स भी वैसे ही है, पर बेसिक डिफरेंस ये है कि ब्रोंकियोलाइटिस इज इन्फेक्शन ऑफ लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट बाय एनी वायरस लाइक रेस्पिरेटरी सिंसाइटल वायरस, एडिनोवायरस, इन्फ्लुएंजा, पैरा इन्फ्लुएंजा और माइकोप्लाज्मा। उससे इन्फेक्शन होके स्लाइट इन्फ्लेमेशन होता है, उसकी वजह से सिम्टम्स डेवलप होते हैं, जैसे ब्रीदिंग डिफिकल्टी, फास्ट ब्रीदिंग है, ऑक्सीजन लेवल थोड़ा कम हो सकता है,
बच्चा अनकंफर्टेबल रेस्टलेस हो सकता है। पर उसका मेजर डिफरेंस है कि वो लेस देन 2 इयर्स की एज ग्रुप में होता है, जबकि अस्थमा बड़े बच्चों में भी हो सकता है। ज़्यादातर 1 मंथ से 6 मंथ्स के बच्चों में ब्रोंकियोलाइटिस ज़्यादा होता है। उसके सिंगल अटैक हो सकता है, जबकि अस्थमा के अटैक एटलीस्ट 3 4 या ज़्यादा हो सकते हैं इन अ ईयर, या फिर परसिस्टेंट सिम्टम्स भी रह सकते हैं। तो दिस आर द बेसिक डिफरेंस बिटवीन ब्रोंकियोलाइटिस एंड अस्थमा। अस्थमा। तो नॉर्मली अगर आपके बच्चे में अगर लक्षण आ रहे हैं जैसे सर्दी खांसी या वीजिंग एपिसोड्स आप देख रहे हैं जो रिकरेंट हो रहे हैं, जो हफ्ते में या महीने में या सीजनल वेरिएंट भी अगर आपको चेंज होते हुए रिकरेंट दिख रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको पीडियाट्रिशियन से मिलने की जरूरत है। 5 साल से जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें पीएफटी जैसी टेस्ट करनी मुश्किल होती है, इसलिए हम डायग्नोस नहीं कर पाते, जो पूरा का पूरा क्लिनिकल डायग्नोसिस पे ही निर्भर करता है। तो ये रही डायग्नोसिस की बात, यानी कि सिम्टम्स है, फिर क्लिनिकल डायग्नोसिस हो गया, आपने रेस्पिरेटरी एग्जामिनेशन कर लिया, आपने टेस्ट भी कर लिया, आपने एक डायग्नोसिस पे पहुंच गए। और तो यहाँ पे पेरेंट्स को क्या केयर करनी है? सबसे पहले तो पेरेंट्स को अपने पीडियाट्रिशियन को कंसल्ट करना चाहिए, जैसे कि पता चल गया कि अस्थमा है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारे यहाँ ये है कि अस्थमा को एक लोग डरते हैं अस्थमा से, कि अस्थमा, और वो भी बच्चों में सुन के डर जाते हैं कि ये तो हमेशा रहेगा, या फिर उनका जो इन्हेलर स्टार्ट किया, एक बार इन्हेलर लिया तो हमेशा लेना पड़ेगा। ये सोच के लोग ट्रीटमेंट अवॉइड करते हैं, ट्रीटमेंट से दूर भागते हैं। अगर इन्हेलर स्टार्ट करने के बोले तो भाग जाते हैं। ये थोड़ा अवॉइड करना चाहिए, प्रॉपर ट्रीटमेंट कराना चाहिए अस्थमा का। प्रॉपर अर्ली ट्रीटमेंट से सिम्टम्स बहुत कंट्रोल कर सकते हैं, नियर नॉर्मल लाइफ लीड कर सकते हैं, इसीलिए अर्लीस्ट ट्रीटमेंट कराना चाहिए। यानी डायग्नोसिस के बाद अर्ली ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी बहुत है, ज़रूरी है। और परसिस्टेंट ट्रीटमेंट भी बहुत ज़रूरी है, जिससे अस्थमा बहुत लंबे समय तक चले भी नहीं और लंग फंक्शन भी अच्छे से नॉर्मल डेवलप हो। डेवलप। दैट इज़ वेरी ट्रू। ये एसेंशियल पॉइंट है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि लोग डर जाते हैं, डर लाइक जाते हैं। पेरेंट्स में एक एंजाइटी भी आ एंग्जाइटी जाती है कि रहता है। मेरे इतना छोटे बच्चे को अस्थमा हो सकता है, आप हम्म, श्योर हो कि नहीं। बट बच्चे का सवाल है तो आपका डायग्नोसिस करेक्ट होना चाहिए और आपकी ट्रीटमेंट सही ढंग से चलनी चाहिए। दैट बिल्कुल। इज़ वेरी एसेंशियल। ट्रीटमेंट में क्या ऑप्शंस अवेलेबल है बच्चों में? बच्चे बच्चों में क्या है, एज के हिसाब से अलग अलग ट्रीटमेंट रहती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, डिपेंडिंग ऑन सीवियरिटी, अगर अस्थमा का एक्यूट सीवियर एपिसोड है तो फिर हमें इमरजेंसी हॉस्पिटल में लेकर जाना चाहिए। जो भी नेबुलाइजेशन और इंजेक्शन, जो भी इमरजेंसी ट्रीटमेंट है वो कराना चाहिए। अगर सीवियरिटी कम है तो डॉक्टर के पास चाहिए क्लिनिक में। एज के हिसाब से और सिम्टम्स के हिसाब से ट्रीटमेंट रहता है। जैसे कि बड़े बच्चे हैं, 10 12 इयर्स के बच्चे हैं, तो वो इन्हेलर थेरेपी अच्छे से ले सकते हैं। ओके। व्हाट इज़ इन्हेलर, एक बार बता देता हूँ शॉर्टली। इन्हेलर में क्या होता है, बच्चों को, बड़े बच्चे हैं जैसे वो ले सकते हैं, क्योंकि इसको एक बटन प्रेस करना होता है। जैसे ही बटन प्रेस के अंदर से मेडिसिन अंदर जाएगी लंग्स में, मुंह के अंदर, तो उसमें कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी है। ये बटन प्रेस करना और साथ सांस में लेना। ब्रीथ करना, सांस लेना, उसका कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी है। तो वो ड्रग्स सीधी लंग्स में जाएगी और सिम्टम में रिलीफ मिलेगी। उसमें भी शॉर्ट टर्म ट्रीटमेंट या फिर लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट, अलग अलग ऑप्शंस रहते हैं डिपेंडिंग ऑन सिम्टम्स। तो ये रहा इन्हेलर्स। अभी जो बच्चे छोटे हैं, 5 से 10 साल के या छोटे हैं, तो वो तो इतना कोऑर्डिनेशन नहीं कर सकते हैं। उनके लिए एक स्पेसर है, ये डिवाइस एक स्पेसर बोलते हैं इसको। इन्हेलर को इससे हम कनेक्ट कर सकते हैं। बच्चा यहाँ से एक बार प्रेस कर दिया, ड्रग्स जो दवा है इसमें आ जाएगी। उसके बाद वो अपने कंफर्ट के हिसाब से सांस अंदर बाहर कर सकते हैं। उसमें जो इन्हेलर में जितना कोऑर्डिनेशन चाहिए उतना कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत नहीं है। ओके। इन्हेलर में थोड़ी पॉसिबिलिटी रहती है कि ड्रग्स अगर कोऑर्डिनेशन अच्छा ना हो तो मुंह के अंदर डिपॉजिट हो सकती है, जबकि स्पेसर में डायरेक्ट लंग्स में ज़्यादा जा सकती है। ओके, तो वो तो भी कम हो स्पेसर का वो जाएगा। भी कम हो जाएगा। तो स्पेसर का ये एक एडवांटेज है, पर्टिकुलरली 5 to 10 ईयर्स के एज ग्रुप के बच्चों के लिए, जिसमें कोऑर्डिनेशन कम हो। अब बच्चे तो उससे छोटे भी हो सकते हैं, 3 4 साल या छोटे बच्चों का भी हो सकता है। उसमें हम स्पेसर के आगे मास्क लगा सकते हैं। उससे क्या कर सकते हैं, बटन प्रेस किया, ड्रग यहाँ पे आ गई, भाई बच्चा अपने कंफर्ट के हिसाब से सांस ले सकता है। तो इस ओके।
उसमें ड्रग वैसे ही जैसे स्पेसर से डायरेक्ट डिलीवर होती है वैसे ही मास्क लगा के छोटे बच्चों में भी डिलीवर कर सकते हैं। तो बच्चों में भी एज ग्रुप के हिसाब से अभी ट्रीटमेंट फैसिलिटीज अवेलेबल है, ऑप्शंस अवेलेबल है, तो उसका बेनिफिट ले सकते हैं। आई गेस मेरे ख्याल से ये बहुत ही इजी वे है कोई भी बच्चे को मेडिसिन देना, डेफिनेटली। यानी कि उनको सिरप पिलाना, गोली खिलाना या फिर इंजेक्शन दिलवाने से मेरे ख्याल से ये बहुत ही आसान बहुत ही तरीका आसान है। है और अच्छे से आप कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि ये इनहेलर हो गया, स्पेसर हो गया, या तो सिर्फ इससे दीजिए। अगर अगर छोटा बच्चा है तो आपने स्पेसर से दे दिया, और भी छोटा बच्चा है तो आपने ये पूरा पंप मास्क लगा दिया लगाना नाक, और प्रेस करके अच्छे से कोई भी दे सकता दे है। सकते हैं। बहुत अच्छी बात है। ये चीज पेरेंट्स को सीखनी कितनी जरूरी है? बहुत ज़रूरी है। अगर अच्छे से नहीं देंगे तो फिर वो ड्रग इफ़ेक्टिवली डिलीवर नहीं होगा। ओके। और क्या यही चीज अस्थमा अटैक के टाइम पे भी यूज कर सकते हैं? डेफ़िनेटली, जैसे मतलब हम एक नेबुलाइज़र मशीन आता है। नेबुलाइज़र मशीन को यूज़ करना थोड़ा डिफ़िकल्ट रहता है, वो एक्यूट या सीवियर अटैक में यूज़ करते हैं। अगर वो पेरेंट्स सीख पाते हैं तो बहुत अच्छा है, उसके भी बहुत बेनिफिट्स हैं। अगर वो नहीं सीख पाते हैं या वो नहीं है घर पे अवेलेबल तो एक्यूट अटैक जब साँस में तकलीफ़ हो रही है घर पे, तब ये इन्हेलर भी यूज़ कर सकते हैं। वो भी उतना ही इफ़ेक्टिव है, जितना नेबुलाइज़र इफ़ेक्टिव है। तो इमरजेंसी में वो यूज़ करके फिर अगर तकलीफ़ ज़्यादा हो तो हॉस्पिटल जा सकते हैं, तब तक हमें इमरजेंसी रिलीफ़ मिल सकता है। मेडिसिन मिल हुँ। जाएगी। ये जो थोड़ा नेबुलाइजेशन के बारे में मिसकंसेप्ट भी चलते हैं कि इनहेलर से अच्छा बाफ ले लिया तो अच्छा पड़ेगा, कुछ समय ही लेना पड़ता है, तो इसको कैसे जस्टिफाई करते हैं आप? देखिए नेबुलाइज़र दोनों एक ही रूट से एक्ट करते हैं, दोनों लंग्स में ही जाते हैं, दोनों सांस नली के थ्रू ही जाते हैं, दोनों ही इक्वली इफ़ेक्टिव है, दोनों ही यूज़ कर सकते हैं। ओके। जिसको जो कंफर्टेबल है वो नेबुलाइज़र डेफ़िनेटली वो बड़ा मशीन है, उसको पेरेंट्स काफ़ी बार डर जाते हैं कि इससे मतलब नेबुलाइज़र से लेंगे, आदत पड़ जाएगी ये वो, पर दोनों ही इक्वली इफ़ेक्टिव है, दोनों ही यूज़ कर सकते हैं। ओके, यानी कि कुछ इमरजेंसी जैसे हो तो नेबुलाइजेशन यूज कर लीजिए, यूज़ बाकी डेली यूज में या रेगुलर यूज में फिर आप इनहेलर विद इन्हेलर यूज़ स्पेसर कर यूज सकते करें हैं, या फिर मास्क के साथ यूज मास्क के करें, साथ यूज़ कर जिससे सकते कंट्रोल भी अच्छा रहे, देना भी इजी पड़े, और बच्चों को भी कोई फोबिया जैसा हैं, नहीं रहे। फोबिया ना रहे। और मेरे को लगता है कि शायद इसमें अगर हम जैसे गेम्स की जैसे, यानी कि कोई हुँ, खिलौना है उस तरीके से दे एग्ज़ैक्टली तो शायद और भी बेनिफिट हो और भी सकते बेनिफिट हैं। हो सकता इसमें जो हम देखते हैं कि ये ट्रीटमेंट के बारे में तो बहुत ऑप्शंस अवेलेबल है, जिसमें इनहेलर सबसे बेस्ट ही है है। क्योंकि इनहेलेशन से जाते हैं। यहाँ पे कुछ रोल जो है, ये बच्चा जब पैदा होता है या फिर जो बर्थ हिस्ट्री बोलते हैं, वो कितनी इम्पोर्टेंट होती है यहाँ पे? बर्थ हिस्ट्री भी इम्पोर्टेंट रहती है क्योंकि कुछ-कुछ प्रॉब्लम्स में आगे जाके बच्चों को अस्थमा प्रेसिपिटेट होने का चांस रहता है। जैसे कि मतलब डिलीवरी के टाइम पे बच्चे ने गंदा पानी पी लिया है या फिर और कोई बीमारी है, बर्थ एस्फिक्सिया है, वो आगे जाके अस्थमा को कैंडिडेट बन सकते हैं वो बच्चे। उसमें ये प्रॉब्लम रह सकता है। क्योंकि हम जैसे एडल्ट में भी हिस्ट्री लेते हैं कई बार, तो जैसे कि टिपिकली ये 15 इयर्स टू 25 इयर्स के बीच में जिसको अस्थमा हो रहा है, तो हुँ, जब हम बर्थ हिस्ट्री में देखते हैं जैसे कि प्री मैच्योर प्रीमैच्योर डिलीवरीज बेबीज़ हुई में भी है, हो सकता या है। फिर बर्थ वेट उनका कम रहा हुँ, है, या फिर समटाइम्स ऐसा हुआ था कि उनको पेटी यानी कि इंक्यूबेशन में रखा इंक्यूबेशन गया है, हाँ, तो ये सब इफेक्ट करता है। तो इफ़ेक्ट रहता है। प्रीमेच्योर बेबीज़ में थोड़ा-सा पॉसिबिलिटी रहता है, ओके। जो मेकोनिमल बेबीज़ है उसमें भी थोड़ा पॉसिबिलिटीज़ रहता है। पॉसिबिलिटीज रहती है ज तो। ज जिसको ज़्यादा वेंटिलेशन की ज़रूरत पड़ी हो, वो सब बच्चों में थोड़ा पॉसिबिलिटी रहता है। ओके, यानी बच्चों में भी शायद बर्थ हिस्ट्री को ध्यान रखना ध्यान काफी रखना जरूरी ज़रूरी है। है, और जितना हेल्दी बच्चा स्टार्टिंग में रहेगा उतना ही चांसेस रहेंगे कि वो ओवरऑल लाइफ में भी हेल्दी रहे। हेल्दी रहेगा। लेकिन यहाँ पे मुझे एक स्ट्रेस पॉइंट ये करना है कि क्या ये तो कुछ रहेगा ही, पर होने के चांसेस कितने रहेंगे? होगा ही ऐसा नहीं है। होगा ले- ही ऐसा नहीं है। ऐसा है, अगर हम अगर लो बर्थ वेट बेबीज रहे और प्री मैच्योर रहे, लेकिन हम स्टार्टिंग से ही थोड़े सतर्क केयर रहे करेंगे, और ध्यान दे, तो ये अस्थमा और दूसरे कुछ अलाइड भी बीमारी रही तो उसको भी कम करने के चांसेस काफी रहते हैं। 100% जितना केयर करेंगे उतना कम कर सकते उतना कम कर सकते हैं। तो कुछ और प्रिवेंटिव मेजर्स आपके ध्यान में आते हैं जो शायद पेरेंट्स को ध्यान देने चाहिए? हैं। जैसे कि हमने डिस्कस किया कि जो प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स है, उसको अवॉइड कर सकते हैं। जैसे घर में अपना कर्टेन्स है, कारपेट है,
फिर बुक्स है या फिर कुछ भी मतलब हैंगिंग्स है, उसमें डस्ट डिपॉजिट हो सकता है, तो वो सब हम क्लीन रख सकते हैं। ओके। दूसरे बच्चों की जो बेडशीट्स है उसको लाइट मटेरियल का रख सकते हैं जिसमें डस्ट या कुछ भी एलर्जन डिपॉजिट ना हो। ओके। पेट्स को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि पेट्स के जो घर में कोई भी जानवर है, जो भी कुत्ता है, बिल्ली है, जो भी है, उनके जो पंख रहते हैं तो वो बहुत प्रेसिपिटेट कर सकते हैं अस्थमा के एपिसोड को। ओके। तो जितना हो सके उतना जिसको अस्थमा है उनके घर में पेट्स नहीं रखने चाहिए। ओके। दूसरा, पैसिव स्मोकिंग नहीं होना चाहिए, उसका ध्यान रखना है। फिर जैसे स्ट्रॉन्ग स्मेल है वो अवॉइड करना चाहिए। ओके। और सीजनल वेरिएशन, सीजनल जो प्रॉब्लम्स है उसको कंट्रोल करना चाहिए। दूसरा, प्रिवेंशन हाँ, इज मेन। मेन आप कुछ ऐड कर रहे थे यहाँ पे? दूसरा मैं ये पॉइंट ऐड करना चाहता था प्रिवेंशन के लिए ही, वैक्सीन का इम्पोर्टेंस। ओके। जैसे कि अस्थमा की डायरेक्ट तो वैक्सीन नहीं है, पर अस्थमा रिलेटेड प्रॉब्लम्स, जैसे कि मतलब फ्लू है, निमोनिया है, तो ये फ्लू की जो वैक्सीन है उससे फ्लू की वैक्सीन जो है वो इन्फ्लुएंजा या फिर फ्लू रिलेटेड वायरल निमोनियास, काफ़ी सीरियस टाइप के निमोनिया है, उसको प्रिवेंट करती है। ओके। फ्लू की वैक्सीन प्लस निमोनिया की वैक्सीन, जो निमोनिया है वो बैक्टीरियल निमोनिया, निमोकोकल निमोनिया की वैक्सीन आती है, वो सीरियस टाइप के निमोनिया से प्रोटेक्शन देती है। अब जिसको अस्थमा है वो पेशेंट को, वो बच्चे को, अगर ये एसोसिएटेड प्रॉब्लम साथ में रहते हैं तो उससे अस्थमा की सीवियरिटी और अस्थमा की कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो वैसे बच्चों को ये वैक्सीन लेनी ही चाहिए। वैसे तो वैक्सीन सभी बच्चों के लिए एडवाइजेबल है, पर जो अस्थमा के बच्चे हैं उनको तो लेनी ही चाहिए। ये पर्टिकुलरली दो वैक्सीन, उसके अलावा भी है पर्ट्यूसिस की वैक्सीन, और बाकी जो भी वैक्सीन है वो रेगुलर लेनी चाहिए। तो ओके। उससे हम अस्थमा की सीवियरिटी कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि इम्यूनाइजेशन हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इन्हें इम्पोर्टेंट है। बच्चों को जो रेगुलर टाइम टू टाइम जो उनको वैक्सीन मिलने चाहिए वो तो मिलने ही चाहिए। और एस्थमा पेशेंट्स को टिपिकली इन्फ्लुएंजा और न्यूमोकोकल वैक्सीन लेनी चाहिए टाइम टू टाइम, जो आपके पीडियाट्रिशियन डॉक्टर जो है वो आपको स्केड्यूल बताते हैं। क्योंकि एग्जासर्बेशन यानी कि अचानक से अस्थमा बढ़ जाने के दो कारण रहते हैं, एक इन्फेक्शन और एक नॉन इन्फेक्शन। तो नॉन इन्फेक्शियस सर ने वैसे ही बात कही है, जैसे डस्ट है, वेदर चेंज होना, या फिर स्मोक इनहेलेशन होना, तो ये कुछ अलग नॉन इन्फेक्शियस हो गए। और एक इन्फेक्शन होता है कि जैसे बैक्टीरिया वायरस की वजह से इन्फेक्शन होने की वजह से अस्थमा बढ़ जाना, बढ़ तो जाता है। उसे कम करने के लिए ये वैक्सीन काफी रोल जरूरी प्ले है। करते हैं। क्या इसका कुछ कनेक्शन एलर्जी से भी है? वैक्स वैक्सीन और एलर्जी, उसमें कुछ मदद करता है ये? डेफिनेटली, वैक्सीन से उसमें भी बेनिफिट होता है। जो मतलब एलर्जिक डिसऑर्डर है उसमें भी काफ़ी बेनिफिट रहता है वैक्सीन से। ओके। यानी हम एलर्जी को भी कंट्रोल कर सकते हैं, और जो एलर्जी से फिर हमारा अस्थमा हो रहा है उसे कंट्रोल करने में भी मदद हो मदद जाएगी है। वैक्सीन। तो एक तो प्रिवेंशन है, जो प्रिवेंटिव मेजर्स सर ने बताए हैं उसे हमें ध्यान रखना है। आपका डायग्नोसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप अस्थमा के डायग्नोसिस पे पहुंचेंगे तभी आप उसकी ट्रीटमेंट कर पाएंगे। ट्रीटमेंट ऑप्शन में सर ने यही बताया है कि इनहेलर जो है वो सबसे बेस्ट है, और बच्चों के लिए इनहेलर्स ही रखे उतना अच्छा है, यानी कि कोई भी दवा जो डायरेक्ट सांस के नली में जा चली सकते जाए। और साथ ही प्रिवेंटिव मेजर्स में हमें ध्यान रखना है कि वैक्सीनेशन प्लस बच्चों का इम्यूनाइजेशन शेड्यूल, और जो भी ट्रिगर फैक्टर्स हम अवॉइड कर सके। सर यहाँ पे कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग पॉइंट आप पेरेंट्स को एडवाइस करोगे जो उनको नॉट ओनली एस्थमा बट कोई भी एलर्जी टाइप की डिसऑर्डर्स हो रहे, जो एस्थमा भी वन ऑफ देम है, जिसके लिए ध्यान रखना चाहिए पेरेंट्स को? पेरेंट्स को मेन चीज़ मैं यही बोलना चाहूँगा कि अस्थमा से डरे नहीं, जल्दी से जल्दी उसका डॉक्टर के पास जाए, इलाज कराए। उसका जो एक लोगों में बैठ गया है कि भाई इनहेलर चालू कर दिया हमेशा चलता रहेगा, उससे भागते हैं, उसकी वजह से डिले करते हैं, फिर प्रॉब्लम बढ़ता जाता है, वो ना करे, जल्दी से जल्दी डॉक्टर के पास जाए, इलाज कराए, और जो भी प्रिवेंटिव मेजर्स है वो सबका ध्यान रखें। वो तो सही बात है कि जितना जल्दी डायग्नोसिस उतनी अच्छी ट्रीटमेंट, और लॉन्ग ड्यूरेशन ट्रीटमेंट रहेगी तो आपके बच्चे का अस्थमा काफी कंट्रोल रहेगा। एक दूसरा एक क्वेश्चन आया था एक पेरेंट का ही, कि क्या ये अस्थमा समय के साथ ठीक हो जाएगा? तो इस पे क्या स्टेटमेंट है आपका? डेफिनेटली अस्थमा को हम बहुत अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं। अस्थमा वैसे नॉन इन्फेक्टिव प्रॉब्लम है, तो जैसे दूसरे इन्फेक्शन की तरह नहीं है कि जैसे इन्फेक्शन ठीक हो गया तुरंत चला गया।
उसमें थोड़ा ध्यान ज़्यादा रखना पड़ता है। पर जितना जल्दी आप ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे उतना अच्छे से हम कंट्रोल कर सकते हैं, और जितना लेट करेंगे उतना फिर डॉक्टर को भी मैनेज करने के लिए, ट्रीटमेंट देने के लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट रहता है। और जैसे कि बच्चे हैं तो बच्चे को समझाना थोड़ा मुश्किल रहता है, इसलिए बच्चों में जितना जल्दी हो सके उतना जाना चाहिए, और नियर नॉर्मल लाइफ़ लीड कर सकते हैं, जितना जल्दी ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे। दूसरा ये प्रश्न था कि क्या जैसे कि एक अस्थमैटिक बच्चा है, क्या वो कुछ गेम्स खेल सकता है या फिर प्लेफुल रह सकता है या फिर एक नॉन अस्थमैटिक बच्चे जितना एक्टिव रह सकता है? डेफ़िनेटली, अगर बच्चा सिम्प्टोमेटिक स्टेज में है, तो उसको पहले अच्छे से ट्रीटमेंट कराना चाहिए। अगर बच्चा अच्छे से कंट्रोल्ड है, अस्थमा उसका पूरा कंट्रोल है, तो नॉर्मल बच्चों की तरह वो भी खेल सकता है। पर वो खेलने के टाइम जो हेवी एक्सरसाइज़ या हेवी वर्कआउट वाली चीज़ें, उसमें थोड़ा-सा ध्यान रखना पड़ता है। ओके। तो यानी कि प्लेफुल या फिर वर्कआउट वाली जो चीज़ें हैं जहाँ पे एक्स्ट्रा स्ट्रेन पड़ता है, उसमें थोड़ा वहाँ ध्यान पे रखना शायद पड़ेगा। अस्थमा अटैक आ सकता है, तो आ वो चीज़ों सकता का है, सिर्फ ध्यान ध्यान रखना रखना। वो है। अस्थमा के एपिसोड को प्रेसिपिटेट कर सकते कर हैं, सकता इसलिए है, थोड़ा तो ध्यान सिर्फ रखना ध्यान है। रखना, ध्यान बाकी रखना होगा ही है, ऐसा नहीं है। ऐसा ज़रूरी नहीं। तो आपका एक नॉन एस्थमेटिक बच्चा और एक नॉन एस्थमेटिक बच्चे की बात करें तो वो उतना ही प्लेफुल रह सकता है अगर उसका एस्थमा कंट्रोल में है तो। और एक लास्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि जैसे कि बहुत सारे पेरेंट्स ये बोलते हैं और डॉक्टर्स का भी ये मानना है कि विथ एज यानी कि टीन एज आते आते अस्थमा अगर कंट्रोल में रहा है तो वो काफी हद तक चला जाता है। तो ये कितने हद तक सही है? डेफ़िनेटली अस्थमा अगर इनिशियली अर्ली स्टेज से ही, अगर अर्ली एज से ही हम कंट्रोल में रखते हैं, तो इट्स लाइक चला गया टाइप का ही है, कंट्रोल में ही रहता है। फिर भी ओल्ड एज में वापस से सिम्पटम्स जो भी है, अगर केयर नहीं किया तो हो सकते हैं, पर अदरवाइज़ अगर टीनेज तक हमने अच्छे से कंट्रोल कर लिया, तो वो नियर नॉर्मल लाइफ़ लीड कर सकते ले हैं। सकते हुँ, हैं यानी कि अच्छे से ट्रीटमेंट करें तो लाइफ लॉन्ग एस्थमा सिम्टम्स से बच सकते बच हैं। सकते हैं, प्लस एट द सेम टाइम लंग फंक्शन कम नहीं होगा तो मेरे ख्याल से बहुत लंबे समय तक उनको अस्थमा नहीं होगा, ये भी नहीं हम कह होगा। सकते हैं। इट इज़ वेरी वेल टेकन कि अस्थमा को डायग्नोज करके ट्रीटमेंट और ट्रीटमेंट को परसिस्टेंट रखे जिससे आपका बच्चा सारी वो चीज़ कर सके जो एक नॉर्मल बच्चा कर कर सके, सकते और उसका हेल्थ के साथ फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट बहुत अच्छे से रहे। क्योंकि अगर बच्चा अंदर से अच्छा नहीं रहेगा, उसको बार बार अस्थमा अटैक्स आ रहे हैं, सर्दी हो रही है, खांसी हो रही है, ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो रही है, तो कुछ बच्चों में हमने ये भी देखा है कि थोड़े चिड़चिड़े हो जाते हैं और स्टडीज पे भी कंसंट्रेट नहीं कर हैं। पाते हैं। 100% क्योंकि उनके फिज़िकल ग्रोथ पे असर पड़ता है, उनमें और भी प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, विटामिन डेफिशिएंसीज़ है, ये वो, ओवरऑल फिज़िकल ग्रोथ है, मेंटल डेवलपमेंट है। अगर उनका अस्थमा के एपिसोड बार-बार आएँगे तो उनका ऑक्सीजनेशन भी अच्छे से नहीं होगा, तो ओवरऑल ग्रोथ पे उसका बहुत असर पड़ता है, उससे उसके स्टडी पे असर पड़ सकता है, फिज़िकल एक्टिविटीज़ पे असर पड़ सकता है। ओके। क्या ये स्ट्रेस में भी कन्वर्ट हो सकता है कि बच्चों 100% का? फिज़िकल स्ट्रेस के साथ मेंटल स्ट्रेस भी कन्वर्ट हो सकता है। ओके। तो आई गेस अस्थमा जितना हम एडल्ट्स में कंसंट्रेट करते हैं उनको ट्रीटमेंट के लिए और सिम्प्टोमेटिक रिलीफ के लिए, उतना ही बच्चों में हमें शायद ज़्यादा ध्यान देने की 100%। ज़रूरत है। और जितना ज़्यादा ध्यान देंगे, जितना सतर्क रहेंगे, जितना अच्छे से ट्रीटमेंट करा के उसको कंट्रोल रखेंगे, उतना ही बच्चे, जैसे हमने 3 पार्ट बात करी है, फिजिकल, मेंटल और ओवरऑल वेलबीइंग के लिए कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है अस्थमा का। कोई आपका एंड मैसेज हमारे अस्थमा पेशेंट्स के लिए भी जो बच्चे हैं प्लस उनके पेरेंट्स के लिए भी? पेरेंट्स के लिए और बच्चों के लिए यही मैसेज है कि टाइम पर ट्रीटमेंट कराएँ, नियर नॉर्मल लाइफ जिए, और बिना डरे रहे। अस्थमा का जो मतलब एक डर है दिमाग में से, वो निकालिए निकाल बस। लीजिए, और बिल्कुल बिल्कुल। हम भी एडल्ट्स में यही बोलते हैं कि अगर जैसे डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, वैसे अगर एक अस्थमा वाली डिजीज आ रही है तो उसे कंट्रोल करिए और आप एक और अपनी नॉर्मल रूटीन लाइफ जिए। वैसे ही बच्चों में यही है कि ना पेरेंट्स को डरना है ना बच्चों को डरना है, और उसे एक्सेप्ट करके उसे अच्छे से ट्रीट करना है। क्योंकि अगर हम देखा जाए तो जैसे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जो भी ऐसे बढ़ते जा रहे हैं और पोस्ट कोविड भी हम ये देख रहे हैं कि इन्फेक्शन जैसे जैसे कंट्रोल में ज़्यादा आ रहा है ड्यू टू मेजर प्रिकॉशंस, एलर्जिक डिसऑर्डर्स बढ़ते जा रहे हैं और कुछ एलर्जिक डिसऑर्डर्स में एस्थमा भी आता है जो शायद राइज हो सकता है, और 40 और 45 यानी कि नेक्स्ट 2 डिकेड्स में ऐसा माना जाता है कि शायद ये डेवलप हो सकते हैं। तो ये डेवलप
कुछ चीज को रोकने का एक ही वे तो नहीं होता है, जिसमें पेरेंट्स, बच्चे, डॉक्टर और ओवरऑल नेशन, ये सब मिलके ही इस चीज को हम कम कर सकते हैं, आई गेस। थैंक यू सो मच डॉक्टर पुनीत मालविया, थैंक यू। आपने हमें बहुत अच्छा गाइडेंस दिया है यहाँ पे। इनफैक्ट जो बच्चे हैं और पेरेंट्स हैं जिनके बहुत सारे मिथ्स थे या फिर उनके मन में बहुत सारे विचार थे, उसके आपने मोस्ट ऑफ प्रश्नों के उत्तर दिए। सो थैंक यू सो मच Thank you, डॉक्टर Dr. पुनीत। Shinda, for inviting me in this interesting discussion. Thank you.